Hello students, this is Preeti. Welcome to Skyland Education, the Education Hub. We have covered 2 videos of Chapter 3. This is the third video of Chapter 3. इस वीडियो में हम पाइथन के सारे ऑपरेटर्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, आप लोग के लिए यूज़फुल हैं, बेनिफिशियल हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और आप इन वीडियोस को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और इन सभी ऑपरेटर्स के टाइप्स भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट में एज यूजुअल हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स का यूज़ मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। ये वैल्यूज़ पे और वेरिएबल्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जिन वैल्यूज़ पे और जिन वेरिएबल्स पे ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्सप्रेशन ली हुई है 10 प्लस नम, तो वैल्यू 10 और वेरिएबल नम ये दोनों ही हमारे ऑपरेंड्स होंगे और यहाँ पे प्लस सिंबल एक ऑपरेटर होगा। पाइथन सेवरल टाइप्स के ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। इन सभी ऑपरेटर्स को हम इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑपरेटर्स का फर्स्ट टाइप है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। पाइथन में 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, जो कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न परफॉर्म करते हैं। पाइथन में 3 और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी होते हैं: मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीज़न एंड एक्सपोनेंशिएशन। चलिए अब हम इन सभी ऑपरेटर्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा एडिशन, जो कि एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। एडिशन का यूज़ हम 2 वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए करते हैं। अगर हमें पाइथन में 2 वैल्यूज़ को ऐड करना है तब हम एडिशन का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है। पहले मैंने एक वेरिएबल लिया है a इक्वल्स टू 2, सेकेंड वेरिएबल लिया है b इक्वल्स टू 5, फिर मैंने दोनों को ऐड किया है और मैंने लिखा है a प्लस b, जिसका रिजल्ट 7 आया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में 4 प्लस 30 लिखा हुआ है, जिसका आंसर 34 आया है। नेक्स्ट मैंने a प्लस 10 दिया है और इसका आंसर 12 आया है। तो इस तरीके से हम एडिशन ऑपरेशन का यूज़ वेरिएबल्स पे भी कर सकते हैं, या फिर 2 नंबर्स पे भी कर सकते हैं, या फिर एक वेरिएबल और एक नंबर पे भी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें याद रखने वाला है कि प्लस ऑपरेटर का यूज़ हम स्ट्रिंग्स को कॉन्केट करने के लिए भी कर सकते हैं। कॉन्केट का मतलब होता है स्ट्रिंग्स को मर्ज करना। स्ट्रिंग्स को हम प्लस नहीं कर रहे हैं, हम उनको कॉन्केट कर रहे हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है उसमें मैंने 2 स्ट्रिंग ली हुई हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग में मैंने स्टोर कराया है हेलो और सेकंड स्ट्रिंग में मैंने स्टोर कराया है इंडिया। जब हम स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 पे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारी स्ट्रिंग कॉन्केट हो जाती हैं। यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स को प्लस नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसको कॉन्केट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा सब्ट्रैक्शन। ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है और ये 2 ऑपरेंड पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये लेफ़्ट साइड में लिखे गए ऑपरेंड से राइट साइड में लिखे गए ऑपरेंड को माइनस करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है जैसे हम नॉर्मली सब्ट्रैक्शन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सब्ट्रैक्शन कंप्यूटर में पाइथन लैंग्वेज में भी होता है। इसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया है 14 माइनस 3, सो आंसर इज 11। नेक्स्ट मैंने वेरिएबल लिया है a इक्वल 10, नेक्स्ट मैंने लिया है b इक्वल 5 और फिर मैंने a माइनस b कराया है, सो द आंसर इज 5। फिर मैंने वेरिएबल लिया है x इक्वल 7 और x में से मैंने 3 को माइनस कराया है, तो आंसर मेरा 4 आया है। तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन 2 डिजिट पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, 2 नंबर्स पे भी परफॉर्म कर सकते हैं।
दो वेरिएबल्स पे भी परफॉर्म कर सकते हैं और एक वेरिएबल और एक डिजिट पे या फिर एक नंबर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है और इसका यूज़ टू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं, पहला एग्जांपल मैंने लिया है 3 इंटू 4, तो आंसर इसका आएगा 12। नेक्स्ट मैंने एक वेरिएबल लिया है b इक्वल्स टू 8 और मैंने b को मल्टीप्लाई कराया है 4 से, तो इसका आंसर आएगा 32। नेक्स्ट मैंने p इक्वल्स टू 5 दिया है और मैंने p को मल्टीप्लाई कराया है 2 से, तो इसका आंसर 10 आएगा। देन मैंने टू वेरिएबल्स लिए हैं, a इक्वल 4, c इक्वल 7 और फिर मैंने मल्टीप्लाई कराया है a को c से, तो इसका रिजल्ट आएगा 28। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करके हम दो नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स में भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और एक वेरिएबल और एक नंबर के साथ भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक और चीज़ याद रखने वाली है कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा है, मैंने एक स्ट्रिंग ली है str1 और इसकी वैल्यू मैंने दी है इंडिया। देन मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया है 2 से। जैसे ही हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो इंडिया स्ट्रिंग 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर दिया है 2, तो जो भी हम ये नंबर देंगे हमारी स्ट्रिंग उतने ही टाइम रिपीट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने str1 इंटू 3 दिया है, तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंग इंडिया है वो 3 टाइम रिपीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिवीज़न ऑपरेटर। ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है और ये डिवीज़न का वर्क करता है। ये लेफ़्ट साइड में लिखे गए ऑपरेंड को राइट साइड में लिखे गए ऑपरेंड से डिवाइड करता है। तो इसको हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है। फर्स्ट मैंने 4 को डिवाइड किया है 2 से, तो इसका आंसर आएगा 2। देन मैंने 100 को डिवाइड किया है 10 से, इसका आंसर आएगा 10। देन मैंने 7 को डिवाइड किया है 2.5 से, तो इसका आंसर आएगा 2.8। देन मैंने 100 को डिवाइड किया है 32 से, इसका आंसर आएगा 3.125। देन मैंने टू वेरिएबल्स लिए हैं, a इक्वल 32 एंड b इक्वल 2 और नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने दिया है a डिवाइडेड बाय b। सो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 16। तो आप देख सकते हैं कि डिवीज़न ऑपरेटर का यूज़ हम दो वैल्यूज़ पे भी कर सकते हैं, हम दो वेरिएबल पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है और ये लेफ़्ट साइड में लिखे गए ऑपरेंड को राइट साइड में लिखे गए ऑपरेंड से डिवाइड करता है और रिजल्ट में ये रिमाइंडर देता है। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल दिया है num1 और इसको मैंने वैल्यू असाइन की है 13। सेकेंड वेरिएबल मैंने लिया है num2 और मैंने इसको वैल्यू दी है 5। फिर num1 और num2 पे मैंने मॉड ऑपरेशन यानी मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म किया है और इसका रिजल्ट हमें मिला है 3। ये ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा है? ये डिवाइड करेगा 13 को 5 से। अगर हम 13 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 3 बचता है। तो मॉड्यूलस यही वर्क कर रहा है। मॉड्यूलस ने हमारे सामने 3 को ही रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी ये रिमाइंडर को डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर। ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है और ये बिल्कुल डिवीज़न ऑपरेटर की तरह ही वर्क करता है। ये लेफ़्ट साइड में लिखे गए ऑपरेंड को राइट साइड में लिखे गए ऑपरेंड से डिवाइड करता है। लेकिन डिवीज़न ऑपरेशन में और फ्लोर डिवीज़न में एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम यहाँ पे एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने जो स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है उसमें आप देखेंगे मैंने दो वेरिएबल लिए हुए हैं num1 एंड num2। num1 की वैल्यू है 15.9 और num2 की वैल्यू है 3। देन मैंने num1 और num2 में फ्लोर डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म कराया है। फ्लोर डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म कराने के बाद इसका आंसर आया है 5.0। वहीं अगर हम num1 और num2 में डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो आंसर आता है 5.3। अगर हम डिवाइड करें, अगर हम नॉर्मली 15.9 को 3 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर 5.3 ही आता है। लेकिन अगर हम फ्लोर डिवीज़न के थ्रू डिवीज़न कर रहे हैं तो ये 3 को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो नंबर्स के बीच में फ्लोर डिवीज़न ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो फ्लोर डिवीज़न ऑपरेटर फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर देता है, यानी पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी वो उसको रिमूव कर देगा।
नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा एक्सपोनेंशिएशन। ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है और इसका यूज़ एक ऑपरेंड पे दूसरे ऑपरेंड को एज अ पावर यूज़ करने के लिए किया जाता है। इस स्टेटमेंट को हम और ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग वन एग्जांपल। जैसा आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, मैंने एक वेरिएबल लिया है num1, इसकी वैल्यू मैंने दी है 3। नेक्स्ट वेरिएबल लिया है मैंने num2 और इसको मैंने वैल्यू दी है 4। नेक्स्ट स्टेटमेंट है num1 एक्सपोनेंशिएशन num2। इस स्टेटमेंट में num1 की वैल्यू 3 है और num2 की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन परफॉर्म होगी वो 3 की पावर 4 होगी। जब हम 3 की पावर 4 को कैलकुलेट करते हैं तो आंसर हमारा 81 आता है। तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगी a इक्वल 12, देन मैं वेरिएबल लूँगी b, देन मैं इसको वैल्यू दूँगी 10। ठीक है, अब हम a प्लस b करके देखते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 22। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स पे अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया है। देन हम एक वेरिएबल लेंगे और हम एक वैल्यू लेंगे। तो आपने देखा कि हम एक वेरिएबल और एक वैल्यू पे भी अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम दोनों वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने दिया 4 + 5, तो इस तरीके से हम दो वैल्यूज़ पे भी अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। हम प्लस ऑपरेटर को स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक स्ट्रिंग ली है str1 और इसको मैंने वैल्यू दी है हेलो। देन मैंने एक और स्ट्रिंग ली है स्ट्रिंग 2 और इसको मैंने वैल्यू दी है इंडिया। अब हम दोनों पे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे ही हम स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 पे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हमारी स्ट्रिंग कॉन्कैट हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम एडिशन ऑपरेशन के थ्रू दो स्ट्रिंग्स को भी कॉन्कैट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम कैसे सब्ट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। तो सिंपली हमने दो वेरिएबल लिए हुए हैं a और b, इन्हीं पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मैंने दिया है a माइनस b, तो रिज़ल्ट आता है 2। यहाँ पे अगर मैं a को ही यूज़ करूँ a माइनस 9, तो भी ये वर्क करेगा। अगर मैं देती हूँ 5 माइनस 2, तो भी ये वर्क करेगा। ठीक है, तो माइनस करने के लिए हम दो वेरिएबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, दो नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं और एक वेरिएबल और एक नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। हम देंगे a इंटू b और ये हमारा a और b का मल्टीप्लिकेशन होकर हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हम ये भी दे सकते हैं a इंटू 2, तो भी हमारा रिजल्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हम स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं, जैसे हमने अपनी स्लाइड में देखा है। अगर मैं str1 इंटू 3 करती हूँ तो हमारी स्ट्रिंग 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का यूज़ दो वेरिएबल्स पे भी कर सकते हैं, एक वेरिएबल और एक नंबर पे भी कर सकते हैं, और हम दो नंबर्स पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि डिवीज़न ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो हम a और b को डिवाइड करके देखेंगे, तो आंसर आता है हमारा 1.2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1.2। हम दो डिजिट को भी ऐड कर दो डिजिट को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। मैंने दिया है 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर हमारा आ रहा है 2। मैं a को भी डिवाइड कर सकती हूँ 2 से, तो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा और आंसर आएगा हमारा 6.0। नेक्स्ट हम मॉड ऑपरेशन का यूज़ देखेंगे कि हम मॉड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हम मॉड लगाएंगे a और b पे, तो हम देंगे a mod b। जैसा कि आपको पता है कि मॉड ऑपरेशन रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो जब हम a को डिवाइड करेंगे b से तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2, और वही यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो जो हमारा मॉड्यूलस होता है वो रिमाइंडर शो करता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न भी डिवीज़न ऑपरेशन ही परफॉर्म करता है।
देखते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे। मैंने दिया है ए फ्लोर डिवीज़न बी, तो हमारा रिजल्ट आएगा 1। अगर हम यहाँ पे देखें, जब हमने इसको डिवाइड किया था तो आंसर आया था 1.2, लेकिन जब हम फ्लोर डिवीज़न कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 1। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा फ्लोर डिवीज़न ऑपरेशन होता है वो इस फ्रैक्शनल पार्ट को, जो ये 0.2 है, इसको वो रिमूव कर देता है। बेसिकली यही डिफरेंस है डिवीज़न में और फ्लोर डिवीज़न में। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। इसके लिए मैं दो वेरिएबल ले रही हूँ, c इक्वल 3 एंड d इक्वल 4। अब मैं इन दोनों के बीच में एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेशन का यूज़ करूँगी, तो मैं दूंगी c एक्सपोनेंशिएशन d। तो जैसे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हमारा रिजल्ट आएगा 81। तो ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है? एक्सपोनेंशिएशन क्या करता है कि जो हमने c दिया है उस पे वो d को एज अ पावर यूज़ करेगा, यानी कि 3 की पावर 4 यहाँ पे कैलकुलेट होगा, तो 3 की पावर 4 हमारा 81 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सेकंड ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट का वर्क करते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइनमेंट के लिए हम इक्वल का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देती हूँ a इक्वल 10, तो ये इक्वल हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया a इक्वल 10, तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर a को वैल्यू असाइन कर रहा है जो कि 10 है। अगर मैं देती हूँ a इक्वल 20, तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर a को 20 असाइन कर रहा है। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं a और b, और हम दोनों को ऐड करना चाहते हैं, और दोनों को ऐड करके हम वैल्यू को a में असाइन करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे a इक्वल a प्लस b। इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? a प्लस इक्वल b। तो पाइथन में हम इस स्टेटमेंट को शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। पाइथन हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम जितने भी हमने अभी तक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिखे हैं उनको हम शॉर्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम इन असाइनमेंट ऑपरेटर्स को शॉर्ट में यूज़ करते हैं तो इन्हें हम ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। टेबल में पाइथन के असाइनमेंट ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं, इनको हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। फर्स्ट है हमारा x इक्वल वाई, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये y की वैल्यू को x को असाइन करेगा। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर x प्लस इक्वल वाई, और इसका डिस्क्रिप्शन होगा x इक्वल x प्लस वाई। तो ये x और y की वैल्यू को प्लस करके x को असाइन कर देगा। नेक्स्ट हमारा x माइनस इक्वल वाई, अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो डिस्क्रिप्शन में होगा x इक्वल x माइनस वाई। ये x की वैल्यू से y की वैल्यू को माइनस करके x को असाइन कर देगा। तो ये सभी अगर हम देखें तो बिल्कुल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरह ही वर्क करते हैं, सिर्फ इनको लिखने का तरीका अलग होगा। इनके जो रिजल्ट्स होंगे बिल्कुल अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरह ही होंगे, बस डिफरेंस ये होता है कि इनको हम शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम x इंटू इक्वल वाई लिखते हैं, और जो हमारी वैल्यू होगी वो x को असाइन हो जाएगी। और अगर हमें डिवीज़न करना है तो हम x डिवाइड इक्वल वाई लिखेंगे। यहाँ पे x को डिवाइड किया जाएगा y से और वैल्यू असाइन हो जाएगी x को। तो इस तरीके से हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर को कुछ प्रैक्टिकल्स की हेल्प से देख लेते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कैसे होता है। और सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है x इक्वल 10। तो यहाँ पे जो ये इक्वल मैंने लगाया है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का काम करता है या इसकी वैल्यू चेंज करता है। यहाँ पे हमने x को वैल्यू दी है 10, यानी हमने x को 10 असाइन किया है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए किया जाता है। पाइथन में कुछ ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक और वेरिएबल लिया है y इक्वल्स टू 5। अब अगर मुझे लिखना है x इक्वल x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या होगा, x और y दोनों की वैल्यू प्लस होकर x में स्टोर हो जाएगी। अगर हमारे पास
अगर हमारे पास इस तरीके का स्टेटमेंट है कि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल y। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सेम वर्क करेंगे। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं कि ये स्टेटमेंट कैसे वर्क करेगा। ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है और x और y की वैल्यू प्लस होकर x में स्टोर हो चुकी है। अब चलिए हम x की वैल्यू देखते हैं कि x की वैल्यू क्या है, क्योंकि x की वैल्यू इस स्टेटमेंट के बाद चेंज हो चुकी होगी। तो x की वैल्यू हो चुकी है 15। अब हम चेक करेंगे कि हमारी y की वैल्यू क्या है। वो तो चेंज ही नहीं की है हमने, तो वो तो हमारी वैल्यू एज इट इज ही रहेगी। और y की वैल्यू है 5। तो सेम ऐसे ही हम माइनस भी कर सकते हैं। माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस इक्वल y, जो कि सिमिलर होगा x इक्वल टू x माइनस y के। तो अगर हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो भी हमारा सेम रिजल्ट आएगा, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो भी हमारा सेम ही रिजल्ट आएगा। तो चलिए इस ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखते हैं। अब हम x की वैल्यू को चेक करेंगे कि x की प्रेजेंट टाइम पे वैल्यू क्या आई है। तो x की वैल्यू हो चुकी है 10, क्योंकि उसमें से हमने y को माइनस कर दिया है और y की वैल्यू हमारी एज इट इज़ रहेगी। सेम ऐसे ही हम प्लस ऑपरेशन भी कर सकते हैं, x इंटू इक्वल y। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा x इक्वल टू x इंटू वाई के। ये दोनों ही स्टेटमेंट सिमिलर हैं, बिल्कुल सेम है। हम दोनों स्टेटमेंट से सेम ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। यहाँ पे हमारी x की वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। x में हमारा x और y का मल्टीप्लिकेशन स्टोर हुआ है। तो हम प्रिंट करके देखते हैं कि x की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू 50 हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिवीज़न। तो डिवीज़न के लिए हम लिखेंगे x डिवाइड इक्वल टू y। ये सिमिलर होगा x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y। अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा। ये हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है और वैल्यू हमारे x में स्टोर हो चुकी होगी। अब हम x की वैल्यू को प्रिंट करा के देखेंगे कि x की प्रेजेंट टाइम पे क्या वैल्यू है। तो हमारी वैल्यू 10 है। तो इस तरीके से हमारे बाकी जो 3 ऑपरेटर्स हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनके जो आउटपुट्स हैं वो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में पढ़ चुके हैं। सेम उसी तरीके से ये रिजल्ट देते हैं। थर्ड ऑपरेटर है हमारा कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके हमें ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देते हैं। पाइथन में 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। सो फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा लेस देन। ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है। ये लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू को राइट ऑपरेंड की वैल्यू से कंपेयर करता है। अगर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू छोटी होती है राइट ऑपरेंड की वैल्यू से तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने num1 की वैल्यू 10 ली है और num2 की वैल्यू हमने 0 ली है और num3 की वैल्यू हमने 10 ली है। अब अगर हम num1 और num2 को कंपेयर कराते हैं कि num1 लेस देन num2, तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा फॉल्स, क्योंकि num1 num2 से छोटा नहीं है, num1 बड़ा है। अगर हम कंपेयर कराते हैं num1 लेस देन num3 तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि num1 और num2 की वैल्यू इक्वल है, num1 की वैल्यू num3 से छोटी नहीं है। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा लेस देन और इक्वल टू। ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है और ये लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू को राइट ऑपरेंड की वैल्यू से कंपेयर करता है। अगर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू लेस देन है या इक्वल है राइट ऑपरेंड की वैल्यू के तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे स्क्रीनशॉट में मैंने एग्जांपल लिया था, num1 और num3 की वैल्यू 10 है। अगर हम कंपेयर कराते हैं num1 लेस देन और इक्वल टू num3 तो ये रिटर्न करेगा ट्रू,
क्योंकि यहाँ पे num1 की वैल्यू num3 से छोटी नहीं है लेकिन इक्वल है। तो यहाँ पे दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी वैल्यू या तो छोटी हो या इक्वल हो, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिजल्ट हमारा ट्रू होता है, अदरवाइज हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा ग्रेटर देन। ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है और ये लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू को राइट ऑपरेंड की वैल्यू से कंपेयर करता है। अगर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू बड़ी है राइट ऑपरेंड की वैल्यू से तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी हम पिछला वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं। हमने num1 की वैल्यू दी थी 10 और num3 की वैल्यू भी हमने दी थी 10, और अगर हम कंपेरिजन ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करते हैं ग्रेटर देन, यानी num1 ग्रेटर देन num3 ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि num1 की वैल्यू num3 से बड़ी नहीं है, वो इक्वल है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है और ये लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू को कंपेयर करता है राइट ऑपरेंड की वैल्यू से। अगर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड की वैल्यू से बड़ी है या इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। हम पहले वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं। num1 की वैल्यू है 10 और num3 की वैल्यू भी है 10, और हम यहाँ पे ऑपरेशन कराते हैं num1 ग्रेटर देन इक्वल टू num3। तो यहाँ पे जो रिटर्न होगा वो ट्रू होगा, क्योंकि num1 की वैल्यू num3 की वैल्यू से बड़ी नहीं है लेकिन इक्वल है। तो अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि या तो वैल्यू बड़ी हो या तो वैल्यू बराबर हो, तो हमारा जो आंसर होगा वो ट्रू होगा। यहाँ पे वैल्यू बड़ी नहीं है लेकिन वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे हमारा जो रिटर्न हुआ है वो ट्रू है। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा इक्वल टू। ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है। ये टू ऑपरेंड्स की वैल्यूज़ को कंपेयर कराता है। अगर टू ऑपरेंड्स की वैल्यूज़ इक्वल हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। हम अपना पुराना वाली एग्जांपल ले लेते हैं। हमने num1 की वैल्यू दी थी 10 और num3 की वैल्यू भी 10 दी थी। अब अगर हम दोनों को कंपेयर कराते हैं बाय यूजिंग द इक्वल टू ऑपरेटर तो हमारा रिजल्ट आता है ट्रू, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ सेम है। नेक्स्ट हम देते हैं num1 इक्वल टू num2। num2 की वैल्यू हमने 10 दी थी तो इसलिए हमारा यहाँ पे फॉल्स आता है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हम देते हैं num2 इक्वल num3। क्या num2 और num3 इक्वल है? नहीं है, क्योंकि num2 की वैल्यू 0 है और num3 की वैल्यू 10 है। हमने पिछले एग्जाम्पल में दो स्ट्रिंग भी ली थी। स्ट्रिंग 1 में हमने वैल्यू स्टोर कराई थी गुड और स्ट्रिंग 2 में हमने वैल्यू स्टोर कराई थी आफ्टरनून। तो हम स्ट्रिंग पे भी इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। क्या ये दोनों वैल्यूज़, क्या इनकी वैल्यूज़ इक्वल थी? नहीं थी, क्योंकि एक में गुड स्टोर है और एक में आफ्टरनून स्टोर है। अगर हम कंपेयर कराते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है। ये टू ऑपरेंड्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। अगर दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यूज़ इक्वल हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, अदरवाइज ये ट्रू रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हुए हैं num1 एंड num3 और हमने इनको चेक कराया हुआ है। अगर इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वल हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और इस केस में num1 और num3 की वैल्यू हमने 10 ली हुई है। तो अगर हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ कराते हैं तो यहाँ पे हमें रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, क्योंकि num1 और num3 की वैल्यू इक्वल है। नेक्स्ट हमने दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कराया हुआ है, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। जब हम इन दोनों को कंपेयर कराएंगे तो हमें रिटर्न होगा ट्रू, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वल नहीं थी। अब हम कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। पाइथन में हमारे पास 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। चलिए इन सभी को हम वन बाय वन प्रैक्टिकली समझते हैं। तो मैंने सबसे पहला वेरिएबल लिया है n1 और इसको मैंने वैल्यू दी है 10। देन मैंने सेकेंड वेरिएबल लिया है, उसको मैंने वैल्यू दी है 0। देन मैंने थर्ड वेरिएबल लिया है, इसको मैंने वैल्यू दी है 10। देन मैंने एक स्ट्रिंग ली है str1 और इसको मैंने वैल्यू दी है गुड। देन मैंने एक और स्ट्रिंग ली है जिसको मैंने वैल्यू दी है आफ्टरनून। तो इस तरीके से हमने 5 वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हम इन 5 वेरिएबल्स पे अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स को परफॉर्म करके देखेंगे। सबसे पहले होता है हमारा लेस देन। तो मैंने लिखा n1 लेस देन
n2। तो यहाँ पर रिज़ल्ट फॉल्स होगा क्योंकि n1 n2 से छोटा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम लेस देन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि n1 बड़ा है n2 से। अगर मैं देती हूँ n1 लेस देन n3 तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि n1 और n3 दोनों इक्वल हैं, n1 छोटा नहीं है n3 से। तो ये हमारा लेस देन ऑपरेटर था। अब हम देखते हैं लेस देन इक्वल टू। यही ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं n1 लेस देन इक्वल टू n2 तो भी ये फॉल्स देगा क्योंकि n1 ना तो n2 से छोटा है और ना ही इक्वल है, क्योंकि हमारी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर मैं देती हूँ n1 लेस देन इक्वल टू n3 तो ये रिजल्ट देगा ट्रू क्योंकि n1 n3 से छोटा नहीं है लेकिन वो इक्वल है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेटर देन। n1 ग्रेटर देन n2। क्या n1 n2 से ग्रेटर है? यस, स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। नेक्स्ट हम देते हैं n1 ग्रेटर देन n3। ये फॉल्स देगा क्योंकि n1 और n3 इक्वल है, n1 n3 से बड़ा नहीं है। सेम यही स्टेटमेंट हम देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, n1 ग्रेटर देन इक्वल टू n2। तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा क्योंकि जो n2 है उसमें वैल्यू है 10 और n2 की वैल्यू है 0। तो n1 बड़ा है n2 से। नेक्स्ट यही स्टेटमेंट, यही ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे n3 के साथ में। हमने दिया है n1 ग्रेटर देन इक्वल टू n3 तो यहाँ भी हमारा रिजल्ट आएगा ट्रू क्योंकि n1 n3 से बड़ा नहीं है लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया है ट्रू। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे इक्वल का। मैंने दिया है n1 इक्वल टू n2 तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स क्योंकि n1 और n2 इक्वल नहीं है। नेक्स्ट मैं देती हूँ n1 इक्वल टू n3। ये रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा क्योंकि दोनों ही हमारी वैल्यूज सेम है। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे नॉट इक्वल टू। n1 नॉट इक्वल टू n2 तो ये ट्रू है क्योंकि n1 और n2 हम देंगे n1 नॉट इक्वल टू n3 तो ये फॉल्स होगा क्योंकि दोनों ही हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं, तो इसलिए ये फॉल्स रिजल्ट देगा। यही ऑपरेशंस हम स्ट्रिंग के साथ भी लगा सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं str1 इक्वल टू str2 क्या दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं? तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हम देते हैं str1 नॉट इक्वल टू str2 तो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि दोनों हमारी स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं हैं। हम स्ट्रिंग को कंपेयर भी करा सकते हैं बाय यूजिंग अदर रिलेशनल ऑपरेटर्स। आप लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू इन सभी का यूज़ करके आप स्ट्रिंग्स को भी कंपेयर करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स पे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं और ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। पाइथन में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, नॉट। फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर 2 और मोर एक्सप्रेशंस को कंबाइन करता है और ये 1 एक्सप्रेशन को एज अ ऑपरेंड ट्रीट करता है। तो एंड ऑपरेटर का यूज़ करके हम मल्टीपल एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर सकते हैं और हम उन पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर एंड ऑपरेशन के लिए हमने जितनी भी एक्सप्रेशंस का यूज़ किया है, अगर हमारी सारी एक्सप्रेशंस के यानी हमारे ऑपरेंड्स के रिज़ल्ट ट्रू हैं तो हमें रिज़ल्ट ट्रू मिलेगा। अगर एक भी ऑपरेंड हमारा फॉल्स हो जाता है तो एंड ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करता है। इसको हम डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने num1 की वैल्यू दी है 10 और num2 की वैल्यू दी है मैंने -20। अब मैंने एक्सप्रेशन लिखी है num1 इक्वल टू 10। ये इस एक्सप्रेशन को एज अ ऑपरेंड ट्रीट करेगा। इस ऑपरेंड का जो रिज़ल्ट होगा वो ट्रू होगा क्योंकि num1 इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे num1 इक्वल टू 10 की वैल्यू हमें मिल चुकी है ट्रू।
नेक्स्ट हमने एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है। नेक्स्ट हमने एक्सप्रेशन लिखी है num2 इक्वल टू -20। तो ये जो हमारी एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट भी ट्रू आएगा क्योंकि num1 इक्वल टू -20 है। तो हमने यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस लिखी थी और इन दोनों एक्सप्रेशंस का रिजल्ट ट्रू है, तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर का रिजल्ट भी ट्रू होगा। नेक्स्ट हमने दिया हुआ है num1 इक्वल टू 10। तो num1 इक्वल टू 10 है, तो इसलिए हमारी इस एक्सप्रेशन यानी इस ऑपरेंड का जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा। नेक्स्ट हमने एक्सप्रेशन दी हुई है num2 इक्वल टू 10, लेकिन हमारी ये वाली एक्सप्रेशन यानी ये ऑपरेंड हमारा ये एक्सप्रेशन हमारी ट्रू नहीं है, तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो फॉल्स होगा। और एंड ऑपरेटर में अगर हमारी एक भी एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट फॉल्स होता है तो हमें फॉल्स ही रिटर्न होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमें रिज़ल्ट रिटर्न हुआ है वो फॉल्स है। नेक्स्ट हमने दिया हुआ है num1 लेस देन 10। क्या num1 10 से लेस है? नहीं, num1 10 के इक्वल है, तो हमारी फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वही फॉल्स हो जाती है। अगर हमारी अगर हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन ही फॉल्स हो जाती है तो एंड ऑपरेटर आगे चेक ही नहीं करता है और वो फॉल्स रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट हमने दिया हुआ है num1 लेस देन 10, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हमें रिजल्ट फॉल्स मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन ही फॉल्स है। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर टू और मोर एक्सप्रेशंस को कंबाइन करता है और ये एक्सप्रेशंस को एज अ ऑपरेंड ट्रीट करता है। जब हम और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो जितने भी हमने ऑपरेंड्स दिए हुए हैं ये उनकी वैल्यूज़ को चेक करता है, और अगर सभी एक्सप्रेशंस की या ऑपरेंड्स की वैल्यूज़ फॉल्स होती हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। अगर एक भी ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू होती है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। और ऑपरेटर को हम और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स। तो यहाँ पे मैंने पहला वेरिएबल लिया है num1, इसको मैंने वैल्यू असाइन की हुई है 10। देन मैंने वेरिएबल लिया हुआ है num2 और इसको वैल्यू असाइन की गई है 2। देन हम फर्स्ट एक्सप्रेशन दे रहे हैं num1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन हमारी होगी ट्रू क्योंकि num1 की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं है लेकिन इक्वल है, तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू होगा। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा नॉट ऑपरेटर, जो कि एक लॉजिकल ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर एक्सप्रेशंस के रिजल्ट्स को रिवर्स करता है। अगर हमारी एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स कर देता है, और अगर हमारी एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तो उसको वो ट्रू कर देता है। इसको हम और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, मैंने num1 की वैल्यू दी हुई है 10। देन मैंने नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है नॉट num1 इक्वल टू 20। तो सबसे पहले इवेल्यूएट होगा num1 इक्वल टू 20। तो यहाँ पे num1 इक्वल टू 20 एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा फॉल्स क्योंकि num1 20 के इक्वल नहीं है। तो num1 इक्वल टू 20 इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आता है फॉल्स, लेकिन नॉट ऑपरेटर उस फॉल्स को रिवर्स कर देता है ट्रू में, तो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। नेक्स्ट हमने नॉट ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है num1 इक्वल टू 10 पे। ये जो हमारी एक्सप्रेशन है num1 इक्वल टू 10 ये बिल्कुल सही है और ये रिटर्न करेगी ट्रू क्योंकि हमारी एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू था और हमने इसको नॉट ऑपरेटर के साथ यूज़ किया हुआ है, तो नॉट ऑपरेटर उस रिजल्ट को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट अगर हम नॉट को 0 के साथ यूज़ करते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है, और अगर हम इसे किसी और नंबर के साथ यूज़ करेंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉट 5 लिखती हूँ तो भी ये फॉल्स देगा, अगर मैं नॉट -4 लिखती हूँ तो भी ये फॉल्स देगा। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को थ्रू प्रैक्टिकल समझेंगे। इसके लिए मैं दो वेरिएबल ले रही हूँ, n1 इक्वल्स टू 10 एंड n2 इक्वल्स टू -20। अब हम इस पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन दूंगी n1 इक्वल्स टू 10 एंड n2 इक्वल्स टू -20। तो हमारी जो ये एक्सप्रेशन है, ये हमारी जो ये सेट ऑफ एक्सप्रेशन है, इसका रिजल्ट आएगा ट्रू क्योंकि यहाँ पे हमारे n1 की वैल्यू 10 है, और जब हम कंपेयर कराएंगे कि क्या n1 10 के इक्वल है तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। देन हमारी सेकंड एक्सप्रेशन है n2 इक्वल टू -20। क्या n2 20 के इक्वल है? यस, इक्वल है,
तो दोनों ही हमारी एक्सप्रेशंस का रिजल्ट ट्रू था। तो अगर हमारी सभी एक्सप्रेशंस का रिजल्ट ट्रू होता है तो एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक्सप्रेशन दी है n1 इक्वल टू 10 एंड n2 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा क्योंकि हमारी ये वाली एक्सप्रेशन तो ट्रू है लेकिन हमारी ये वाली एक्सप्रेशन फॉल्स है। एंड ऑपरेटर में अगर हमारी एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आता है, तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट, इस एंड ऑपरेशन का रिजल्ट फॉल्स आया है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने दिया है n1 लेस देन 10 एंड n2 इक्वल टू -20। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है क्योंकि n1 की वैल्यू 10 से छोटी नहीं है, वो 10 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा फॉल्स। सेम यही ऑपरेशंस हम और ऑपरेटर पे भी परफॉर्म करके देखेंगे। तो हम सबसे पहले देंगे n1 इक्वल टू 10 और n2 इक्वल टू -20। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा क्योंकि हमारी दोनों ही एक्सप्रेशंस ट्रू थी। और ऑपरेटर तभी फॉल्स देता है जब हमारी सारी की सारी एक्सप्रेशंस फॉल्स होती हैं। अगर हमारी एक भी एक्सप्रेशन ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू ही आता है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। n1 इक्वल्स टू 10 और n2 इक्वल्स टू 10। तो भी ये ट्रू दे रहा है क्योंकि हमारी एक स्टेटमेंट फॉल्स है लेकिन हमारी एक स्टेटमेंट ट्रू है। अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो भी ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। n1 लेस देन 10 और n2 इक्वल टू -20। अभी भी रिजल्ट हमारा ट्रू ही आएगा क्योंकि हमारी ये स्टेटमेंट तो, ये एक्सप्रेशन हमारी फॉल्स है लेकिन ये एक्सप्रेशन हमारी अभी भी ट्रू है। चलिए एक बार दोनों एक्सप्रेशंस को फॉल्स करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने दिया है n1 लेस देन 10 और n2 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमारी दोनों ही एक्सप्रेशन फॉल्स थी, इसलिए हमारा जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। तो हमने एंड ऑपरेटर भी देख लिया और ऑपरेटर भी देख लिया है। अब हम नॉट ऑपरेटर देखेंगे। तो नॉट ऑपरेटर के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे नॉट, देन हम यहाँ पे एक्सप्रेशन देंगे। हम यहाँ पे देंगे n1 इक्वल टू 20। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे ट्रू क्यों आया है, सबसे पहले इवेल्युएट होगी हमारी ये वाली एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है n1 इक्वल टू 20। क्या n1 20 के इक्वल है? नहीं है। n1 की वैल्यू हमने दी थी 10। तो इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, एक्सप्रेशन के रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। अब क्योंकि इसका जो आंसर आया था वो फॉल्स था, उसको नॉट ऑपरेटर ने रिवर्स कर दिया है ट्रू में, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर आया है ट्रू। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नॉट n1 इक्वल्स टू 10। तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स क्योंकि ये हमारी एक्सप्रेशन ट्रू है। अब क्योंकि इस एक्सप्रेशन से हमें ट्रू मिल रहा है तो नॉट ऑपरेटर हमारे रिजल्ट को रिवर्स करेगा और हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, इसीलिए यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न होगा। अगर हम नोट का यूज़ ज़ीरो के साथ करते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है, लेकिन अगर हम नोट का यूज़ किसी और डिजिट या नंबर के साथ करते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर हम नॉट ऑपरेटर का यूज़ ज़ीरो के साथ करेंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर।
बिटवाइज ऑपरेटर्स इंटीजर्स पे बिटवाइज कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। इंटीजर्स पे बिटवाइज कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए पहले इंटीजर्स को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, देन उन पे बिट बाय बिट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और देन हमें जो रिजल्ट मिलता है वो डेसिमल में ही मिलता है। क्योंकि ये ऑपरेटर्स बिट बाय बिट कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इनको बिटवाइज ऑपरेटर्स कहा जाता है। और बिटवाइज ऑपरेटर्स सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स पे ही वर्क करते हैं। पाइथन में 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज एंड, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट एंड बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट। बिटवाइज ऑपरेटर्स को हम और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं बाय यूजिंग सम प्रैक्टिकल्स। तो चलिए बिटवाइज ऑपरेटर्स का कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। अब हम बिटवाइज ऑपरेटर का प्रैक्टिकली यूज़ देख लेते हैं कि हम इन्हें प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले एक वेरिएबल ले रही हूँ a और इसको मैंने वैल्यू असाइन की है 60। देन मैंने वेरिएबल लिया है b और इसको मैंने वैल्यू दी है 13। देन मैंने वेरिएबल लिया है c इक्वल 0। तो हमने 3 वेरिएबल्स यहाँ पे ले लिए हैं। देन हम इनमें डिफरेंट बिटवाइज ऑपरेशंस परफॉर्म कराएंगे। अब हमने दिया है c इक्वल a एंड b। अब हम प्रिंट कराएंगे c को, तो हमें c की प्रेजेंट टाइम पे जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट है वो 12 आया है। बिटवाइज ऑपरेटर्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको डेसिमल्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखना होगा और फिर बाइनरी वैल्यूज़ को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना सीखना होगा, तभी आप इसको इंटरनली समझ पाएंगे कि इसकी इंटरनल प्रोसेस कैसे हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर्स किस तरीके से वर्क कर रहे होंगे। सबसे पहले a की जो वैल्यू है 60 उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया गया होगा, देन b की वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया होगा और इसमें बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म किया गया होगा जो कि एंड ऑपरेशन था। और एंड ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आया होगा बाइनरी डिजिट में उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आपके सामने डिस्प्ले किया गया है। तो सबसे पहले आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखें और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखें, तो भी आप इनको इंटरनली समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम और ऑपरेटर का यूज़ देख लेते हैं, c इक्वल a और b। अब हम प्रिंट कराएंगे c को, तो हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा 61। देन हम देंगे c इक्वल a एक्सॉर b। हम इन पे एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, तो हमारे सामने रिजल्ट आएगा और वो हम प्रिंट करा के देखेंगे कि क्या रिजल्ट आएगा। तो हम प्रिंट कराएंगे तो हमारे सामने 49 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। हम देंगे c इक्वल a लेफ्ट शिफ्ट 2, यानी हमने a की जो वैल्यू थी उसकी जो बाइनरी वैल्यू थी हमने उसको 2 बिट्स लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया है। तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो होगा 240। सेम ऐसे ही हम राइट शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो a की जो बाइनरी वैल्यू थी, बाइनरी डिजिट्स को मैंने 2 टाइम्स राइट शिफ्ट कर दिया है। तो राइट शिफ्ट करने के बाद हमारा जो रिज़ल्ट होगा, हमारी जो c की वैल्यू होगी वो होगी 15। तो इस तरीके से हम बिटवाइज ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर 2 ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करता है और कंपेयर करके चेक करता है कि क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी लोकेशंस सेम है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी लोकेशंस सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। पाइथन में 2 आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, इज़ एंड इज़ नॉट। फर्स्ट है आपका इज़ 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करता है और कंपेयर करके मेमोरी लोकेशंस को चेक करता है। अगर दोनों वेरिएबल्स की मेमोरी लोकेशंस सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। नेक्स्ट है हमारा इज़ नॉट ऑपरेटर 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करता है और चेक करता है कि क्या दोनों वेरिएबल्स की मेमोरी लोकेशंस सेम है। अगर दोनों ऑपरेटर्स की मेमोरी लोकेशंस सेम है
तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, अदरवाइज ये ट्रू रिटर्न करेगा। आइडेंटिटी ऑपरेटर को हम कुछ प्रैक्टिकल्स की हेल्प से क्लियर करेंगे। अब हम आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को थ्रू प्रैक्टिकल समझेंगे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। पहला वेरिएबल लिया है मैंने a इक्वल टू 10, देन मैंने लिया है b इक्वल टू 15, देन मैंने लिया है c इक्वल टू 10। अब हम करते हैं a इज़ b, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। बेसिकली आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या वर्क करते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करते हैं कि जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं उनकी मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे a और b की मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर हम करते हैं a इज़ नॉट b, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि जो हमारा इज़ नॉट ऑपरेटर है वो e का ऑपोजिट होता है बिल्कुल। अगर मेमोरी लोकेशन सेम होती हैं तो ये सेम नहीं होती हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर हमारी मेमोरी लोकेशन सेम होंगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, a इज़ c, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं कि a में भी हमने 10 स्टोर किया है और c में भी हमने 10 स्टोर किया है। जब वैल्यूज़ हमारी सेम होती हैं तो उनकी मेमोरी लोकेशंस भी सेम होती हैं। तो यहाँ पे a और b दोनों ही वेरिएबल्स की मेमोरी लोकेशन सेम होंगी, इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा है। अगर हम इसको इज़ नॉट के साथ यूज़ करें, a इज़ नॉट c, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स ये चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू किसी सीक्वेंस में प्रेजेंट है या नहीं है। इस वर्क के लिए पाइथन में 2 मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा इन एंड सेकंड है हमारा नॉट इन। फर्स्ट है हमारा इन ऑपरेटर चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू या कोई पर्टिकुलर वेरिएबल किसी सीक्वेंस में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हमारी वैल्यू या वेरिएबल किसी सीक्वेंस में प्रेजेंट है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर किसी सीक्वेंस में किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को या वैल्यू को चेक करता है। अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, और अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स को हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है जिसका नाम है num seq यानी num सीक्वेंस, और इसमें मैंने वैल्यूज़ दी हैं 1 2 3। मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ होता है ये चेक करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है, यानी किसी सीक्वेंस में प्रेजेंट है या नहीं है। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू नम सीक्वेंस यानी जो हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया, जो हमने लिस्ट क्रिएट की है, इसमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, हम चेक करते हैं कि 2 इन नम सीक्वेंस की क्या 2 हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। नेक्स्ट हम चेक करते हैं इन नम सीक्वेंस, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, आप सोचेंगे कि 1 तो हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे 1 को मैंने एज अ स्ट्रिंग लिया है क्योंकि ये सिंगल कोटेशन में है, इसका मतलब है स्ट्रिंग, यानी कि ये स्ट्रिंग है। लेकिन 1 नाम की कोई भी स्ट्रिंग हमारी लिस्ट में नहीं है, जो 1 है वो न्यूमेरिक है, इसीलिए इसने फॉल्स रिटर्न किया है। अब हम चेक करेंगे कि क्या 4 हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है, तो 4 इन, देन हमारी लिस्ट का नेम, तो 4 हमारी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए रिटर्न करेगा फॉल्स। चलिए हम नॉट इन का भी यूज़ देख लेते हैं, और इसके लिए हम एग्जांपल देंगे 10 नॉट इन नम सीक्वेंस। ठीक है, ये रिटर्न करेगा ट्रू क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट होता है इन का। अगर कोई वैल्यू हमारी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। 10 हमारी लिस्ट में
प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 1 नॉट इन नम सीक्वेंस। अब 1 हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है, लेकिन हम इसको नॉट इन से चेक करा रहे हैं, इसीलिए ये रिटर्न कर रहा है फॉल्स। देन हम 2 को भी चेक करा सकते हैं, 2 नॉट इन नम सीक्वेंस, तो भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ट्रू हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राइट द कोरस्पॉन्डिंग पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट। हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस के लिए हमें पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट्स लिखने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असाइन 10 टू वेरिएबल लेंथ एंड 20 टू वेरिएबल ब्रेड्थ। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लेंथ नाम का वेरिएबल लेंगे। तो मैंने लिखा है लेंथ, देन लिखा है मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर, देन मैंने 10 लिखा है। जैसे ही हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, लेंथ नाम का वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसको 10 वैल्यू असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट मैंने लिया है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हमारा वेरिएबल है, देन मैंने इक्वल यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है, देन मैंने वैल्यू दी है 20। जैसे ही हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा और इसको 20 वैल्यू भी असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असाइन द एवरेज ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल लेंथ एंड ब्रेड्थ टू अ वेरिएबल सम। यहाँ पे हमें एक सम वेरिएबल क्रिएट करना है जिसमें हमें लेंथ और ब्रेड्थ का एवरेज निकाल के असाइन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सम वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सम लिखा है, देन मैंने इक्वल यानी मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है, देन मैंने लेंथ प्लस ब्रेड्थ किया है और इसको मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लिखा है, देन मैंने इसको डिवाइड कर दिया है 2 से। जैसे ही आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ का एवरेज निकल के सम में स्टोर हो जाएगा, यानी कि सम को असाइन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, असाइन अ लिस्ट कंटेनिंग स्ट्रिंग, पेपर, जेल पेन एंड इरेजर टू अ वेरिएबल स्टेशनरी। यहाँ पे हमें एक स्टेशनरी नाम का वेरिएबल बनाना है, यानी हमें एक लिस्ट बनानी है जिसमें हमें 3 आइटम्स को स्टोर करना है, पेपर, जेल पेन एंड इरेजर। डेटा टाइप्स में हमने सीखा था कि हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, तो सेम वही सिंटैक्स हमने यूज़ किया है और हमने लिस्ट को क्रिएट किया है। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले अपने वेरिएबल का नेम देंगे जो कि स्टेशनरी है, देन हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, देन हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपनी स्ट्रिंग्स पेपर, जेल पेन एंड इरेजर को लिखेंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असाइन द स्ट्रिंग्स मोहनदास, करमचंद एंड गांधी टू वेरिएबल्स फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट। इस क्वेश्चन में हमें 3 वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं जिसमें फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू होगी मोहनदास, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू होगी करमचंद एंड थर्ड वेरिएबल की वैल्यू होगी गांधी जी। तो सबसे पहला वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट यानी कि हम वेरिएबल का नेम देंगे, देन हम इक्वल यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, देन हम सिंगल या डबल कोटेशंस के अंदर मोहनदास लिखेंगे क्योंकि स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए हमें सिंगल या डबल कोटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम मिडिल वेरिएबल भी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम मिडिल यानी अपने वेरिएबल का नेम देंगे, देन हम असाइनमेंट ऑपरेटर लिखेंगे, देन हम सिंगल या डबल कोटेशंस के अंदर करमचंद लिखेंगे, देन हम लास्ट यानी अपने वेरिएबल का नेम देंगे, देन हम असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, देन हम सिंगल या डबल कोटेशंस के अंदर गांधी लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे तीनों वेरिएबल्स क्रिएट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असाइन द कॉन्कैटिनेटेड वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल्स फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट टू वेरिएबल फुल नेम। मेक श्योर टू इनकॉर्पोरेट ब्लैंक स्पेसेस एप्रोप्रिएटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेम्स। यहाँ पे हमें एक फुल नेम वेरिएबल क्रिएट करना है और जब हम इस फुल नेम वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो हमारा मोहनदास, करमचंद, गांधी कॉन्कैटिनेटेड यानी मर्ज फॉर्म पे आना चाहिए और इन तीनों के बीच में एक सिंगल स्पेस भी होना चाहिए।
ठीक है, बेसिकली यही हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फुल नेम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, देन हम अपना इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, देन हम फर्स्ट यानी जो हमारा वेरिएबल नेम है जिसमें मोहनदास स्टोर है वो लिखेंगे, देन हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और हम सिंगल कोटेशन के अंदर एक ब्लैंक स्पेस लिखेंगे। इससे क्या होगा, इससे फर्स्ट और मिडिल नेम के बीच में एक स्पेस आ जाएगा। देन हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके मिडिल यानी अपने सेकंड वेरिएबल का नेम देंगे, देन हम प्लस ऑपरेटर लगाएंगे, देन फिर से वही हम सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर हम एक ब्लैंक स्पेस देंगे जो कि मिडिल और लास्ट के बीच में एक सिंगल स्पेस देगा, देन हम प्लस लगाएंगे और देन हम अपने लास्ट वेरिएबल जो हमारा वेरिएबल जिसका नेम लास्ट है वो देंगे। देन अगर हम फुल नेम को प्रिंट कराते हैं तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट कैसे आएगा। फर्स्ट आपका मोहनदास डिस्प्ले होगा, देन एक सिंगल स्पेस आएगा, देन करमचंद आएगा, देन सिंगल स्पेस आएगा, देन गांधी डिस्प्ले होगा। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ऑपरेटर्स टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कितना समझ आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।